दोस्तों, पढ़ाई शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन शायरी बोलेंगे कि कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कि कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में। तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे तेरे, ख्वाब बदलेंगे तेरे, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो दोस्तों, आज हम लोग संविधान के दो महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी को समझेंगे। ये टॉपिक दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हर एक एग्ज़ाम में, अब जितना भी एग्ज़ाम ले ले, रेलवे हो गया, चाहे बिहार लेवल का हो गया, बिहार दरोगा हो गया, सभी एग्ज़ाम में इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं। तो आज हम इन दोनों टॉपिक को थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे। तो पहले अधिनियम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अधि मतलब होता है सरकारी, नियम मतलब होता है नियम, यानी सरकारी नियम। आप लोग कहीं सड़क के बगल में जो बोर्ड लगा होता है उस पर भी लिखा रहता है अधिनियम इतना इतना, या कोई सरकारी कानून आता है, कोई लेटर आता है सरकारी तरफ से, उस पर लिखा रहेगा अधिनियम इतना इतना। अधिनियम 1920, 1950, 1947, 86 ऐसे लिखा रहता है। तो अधिनियम होता है कि सरकारी कोई कानून को, सरकारी जो कानून होता है उसे अधिनियम कहते हैं। और डायरेक्टली जो कोई हम लोग जो नियम बनाते हैं अपना घर परिवार के लिए, तो वो होता है नियम। और अधि मतलब होता है सरकारी नियम, यानी सरकारी कोई भी कानून नियम हो तो उस पर लिखा रहेगा अधिनियम, यानी सरकारी नियम। तो 1919 ईस्वी का जो अधिनियम था वो सरकार का बनाया हुआ नियम था। कहाँ से आया था यह नियम? तो ये ब्रिटेन से बना के भेजता था, क्योंकि 1919 ईस्वी 1935 ईस्वी हम लोग गुलाम थे, ब्रिटेन के गुलाम थे। तो ब्रिटेन से ही एक नियम बन के आता था, कानून बन के आता था, और उसी को हम लोग बोलते हैं 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम, क्योंकि यह भारत पर शासन के लिए आता था, शासन करने के लिए एक कानून बन के आता था, एक दस्तावेज बन के आता था। इसे कहते हैं अधिनियम। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है 1919 ईस्वी के अधिनियम से कि 1919 ईस्वी का अधिनियम 1919 ईस्वी में ही क्यों आया। तो इसका आने का मेन रीज़न था कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1918 ईस्वी में ख़त्म हुआ, इसके बाद भारत में जो क्रांतिकारी थे उसको लगने लगा कि अब हमें भी आज़ादी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज लोग डरने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज लोग को लगा कि भारत के लोग के बिना हम युद्ध को नहीं जीत सकते हैं, आगे आने वाले युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। इसलिए 1919 ईस्वी में एक अधिनियम लाया। इस अधिनियम के तहत अंग्रेज लोग ने सोचा कि भारत के लोग को भी अब थोड़ा सा शासन दिया जाए करने के लिए, यानी भारत के लोग को पहले भारत में शासन करने के लिए नहीं दिया जाता था। तो 1919 ईस्वी में अधिनियम लाया, सोचा कि अब ऐसा नियम बनाते हैं इसमें भारत को भी थोड़ा सा शासन करने के लिए दे देंगे, थोड़ा सा मुखिया तुखियार बना देंगे, इस तरह के सोच के लाया था। वैसे 1919 में मुखियार वाला सिस्टम नहीं था, तो सोचा भारत के लोग भी थोड़ा सा शासन करने देते हैं। तो केंद्र में, यानी सेंट्रल में, जैसे अभी केंद्र हम लोग का केंद्र मानते हैं दिल्ली, तो दिल्ली मान लीजिए कि केंद्र में अंग्रेज लोग ने सोचा कि केंद्र में 2 सदन बना देते हैं। सदन मतलब घर, 2 घर बना देते हैं। एक घर को हम लोग नाम रख देते हैं राज परिषद। ध्यान से सुनिए, एक घर का नाम, यानी एक सदन का नाम रखें। 2 घर बनाया दिल्ली में, एक सदन का नाम रखा राज परिषद, यानी कि एक घर का नाम रखा राज परिषद, और दूसरा जो घर बनाया उस घर का नाम रखा है कि केंद्रीय विधानसभा। 2 घर बनाए, एक राज परिषद, एक केंद्रीय विधानसभा। एक घर बनाया किस लिए? उसमें बैठने के लिए। जैसे अभी जो घर है, अभी दिल्ली में एक सदन है जिसको हम लोग लोकसभा बोलते हैं और राज्यसभा बोलते हैं, बस उसी को, जिसे हम लोग अभी लोकसभा बोलते हैं, उस जमाने में उस घर को बोलते थे केंद्रीय विधानसभा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि लोकसभा का पुराना नाम क्या था। तो लोकसभा का पुराना नाम था, जो 1919 ईस्वी में अधिनियम में आया था, केंद्रीय विधानसभा। और अभी जो राज्यसभा है, उस समय में 1919 ईस्वी का अधिनियम जो आया था, उसी के तहत राज्यसभा को बोलते थे कि राज परिषद। ये बात आप लोग को इतना याद रखना है कि लोकसभा का पूर्ण नाम है केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा का पूर्ण नाम है राज परिषद। इतना बात को आप लोग को याद रखना है। तो अब राज परिषद, अब घर बनाया तो उसमें सीट रखेगा। जैसे अभी वर्तमान में भी लोकसभा में सीट है, लोकसभा में कितना सीट है? तो 545 सीट है। तो उस समय में लोकसभा को बोलते थे केंद्रीय विधानसभा। तो उस समय में केंद्रीय विधानसभा में टोटल सीट की संख्या थी 144। जैसे अभी है लोकसभा में सीट 345, तो उस समय में 144 था। केंद्रीय विधानसभा में सीट
144 था, अभी है 545। फिर राज्यसभा, जिसे पूर्ण नाम बोलते हैं राज परिषद बोलते हैं, तो राज्य परिषद में जो सीट था 60 गो था। तो पहला प्रश्न ये हो गया कि राज्य परिषद में कितना सीट था, 60 गो सीट था। और केंद्रीय विधानसभा में कितना सीट था, तो इसमें 144 सीट था। तो पहला क्वेश्चन यही हो गया कि उस समय में 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत केंद्र में 2 सदन बनाया, एक राज्य परिषद, दूसरा केंद्रीय विधान सभा। इतना बात को आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद प्रांत में, ये तो अभी हम केंद्र के बारे में बताएं, फिर प्रांत के बारे में चलते हैं। प्रांत में भी सिस्टम लाया था। प्रांत में 2 शासन लाया, द्वैध शासन जिसको बोलते हैं। प्रांत में द्वैध शासन लाया। द्वैध शासन में क्या था, अंग्रेज लोगों ने 2 विषय बनाया था। एक विषय को अपना पास रखा, जिसे हम लोग आरक्षित बोलते हैं, आरक्षित करके रख लिया उसको, एक इस पर और आरक्षित करके इस विषय को रख लिया। इसको अभी बताएंगे कितना विषय था। और दूसरा हस्तांतरित, एक हाथ से दूसरे हाथ में दे दिया, यानी कि अपना हाथ से अब भारत के लोगों को दे दिया कि अब ये सब विषय तुम देखो, तुम जानो इस दिन क्या करना नहीं करना, और ये सब विषय को हम देखेंगे। तो कौन कौन विषय था, हस्तांतरित विषय दिया था भारतीय लोगों को कि ये विषय तुम देखो। ये प्रांत के बारे में बात कर रहे हैं हम। प्रांत में द्वैध शासन लाया। एक शासन को अंग्रेज अपना पास रखा, जिसे अपना पास रखा उसे आरक्षित बोला, और एक कुछ चीज़ को भारतीय लोगों को दे दिया कि ये सब तुम देखो। जो सब चीज़ भारतीय लोग को दिया उसे हस्तांतरित विषय बोलते हैं। तो भारतीय लोग को क्या क्या दिया था, हम यहाँ पर एक विषय बोलते हैं शिक्षा हो गया। मतलब भारतीय लोग को ऐसा चीज़ दिया जिससे कि उसे आमदनी ना हो। अब शिक्षा हो गया, शिक्षा पर स्कूलर से भारत सरकार को क्या आमदनी होगा, यानी हम लोग मान लो स्कूलें चलाएंगे, भारत सरकार स्कूल चलाता है, उससे क्या आमदनी होता है, कुछ नहीं होती। स्कूल से ज़्यादातर भारत सरकार को उतना ज़्यादा आमदनी नहीं होता। फॉर्म भरने में 1 साल में 1 बार फॉर्म आता है, उससे क्या आमदनी होगा, उससे ज़्यादा खर्चा ही हो जाता है भारत सरकार को या राज्य सरकार को। तो शिक्षा दे दिया, हस्तांतरण यानी शिक्षा दे दिया हम लोग के कि तुम लोग शिक्षा देखो। उसके बाद स्थानीय स्वायत्ता दे दिया। स्थानीय स्वायत्ता मतलब गाँव और को देखो, घूम के देखो कहाँ क्या कष्ट हो रहा है। तो गाँव और से सरकार को, यानी कि उस समय जो हम लोग का सरकार थे, उससे क्या प्रॉफिट होगा, कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। चिकित्सा दे दिया, और हॉस्पिटल दे देंगे। सरकारी हॉस्पिटल से बिहार सरकार को क्या प्रॉफिट होता है, कुछ प्रॉफिट नहीं होता। उल्टे में खर्चे हो जाता है। यानी कि ऐसा विषय भारत के लोग को दिया जिससे कि उसे कुछ तरह का आमदनी ना हो, और अपना पास में रख लिया। रेलवे हो गया, वो अपना पास रख लिया। उसके बाद सेना हो गया, वो अपना पास रख लिया। उसके बाद भूमि हो गया, ये अपना पास रख लिया। वित्त हो गया, पैसा से रिलेटेड अपना पास रख दिया। मोटर गाड़ियाँ हो गया, बंदरगाह हो गया, बिजली हो गया, ऐसा चीज़ अपना पास रखा जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा आमदनी हो। तो परीक्षा में पहला प्रश्न पूछेगा कि केंद्र में द्वैध सदन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो केंद्र में द्वैध सदन बनाया 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत। एक लोकसभा बोलते हैं, दूसरा राज्यसभा बोलते हैं। उस समय में इसे राज्य परिषद बोलते थे, राज्यसभा को राज्य परिषद बोलते थे, और लोकसभा को केंद्रीय विधानसभा बोलते थे। तो ये 2 सदन में, दोनों सदन में अपना बैठता था, भारत के लोगों को नहीं बैठने देता था। और प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत किया। यह दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। कितना सीट है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। दूसरा इसमें था कि नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया गया। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक शुरुआती 1919 नियम के तहत किया, जिसे CAG बोलते हैं, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की शुरुआत इसी अधिनियम के तहत किया गया था। दूसरा प्रश्न पूछता है कि जब UPSC, जिसे हम लोग UPSC बोलते हैं, लोक सेवा आयोग, उसमें लोक सेवा आयोग बोलता था, अभी लोक सेवा आयोग बोलते हैं। तो UPSC की शुरुआत 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत ही किया गया था। लीग कमीशन सिफारिश पर। लीग कमीशन आया था 1919 के अधिनियम। परीक्षा में ये भी पूछता है कि किस अधिनियम तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था। तो 1919 ईस्वी के अधिनियम तहत ही 1923 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था, लीग कमीशन की सिफारिश पर। यह भी बात को आप लोगों को याद रखना है। तीसरा बात आप लोगों को ये याद रखना है कि जो
वायसराय के कार्यकारिणी परिषद होते थे, यानी कि वायसराय जो काम करता था उसको सलाह देने के लिए, जैसे अभी नरेंद्र मोदी है तो इसको सलाह देने के लिए होता है, इसका सचिव होता है। उसी तरह से उस समय वायसराय होता था। वायसराय के जो कार्यकारिणी परिषद यानी वायसराय को सलाह देने के लिए 6 लोग होते थे, 6 परिषद बोलते थे। तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य होते थे। 6 सदस्य में से 3 अंग्रेज होता था और 3 को भारतीय होता था। ये बात को आप लोगों को याद रखना है। चौथा बात आप लोगों को ये याद रखना है कि जैसे कि कुछ विषय राज्य सरकार को दे दिया, कुछ विषय सेंट्रल अपना रखा था, तो राज्य सरकार को दे दिया तो बजट बनाने का अधिकार भी राज्य सरकार को दे दिया था। अब बजट आप ही बनाइए। 1919 ईस्वी से पहले बजट अंग्रेज ही बनाते थे, ऊपर में बनाते थे। अब बजट बनाने का अधिकार राज्य को भी दे दिया, यानी कि केंद्र के बजट और राज्य के बजट अलग अलग कर दिया। अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बजट बनाते हैं और राज्य सरकार अलग बजट बनाते हैं। नीतीश कुमार अपना अलग बजट बनाते हैं, नरेंद्र मोदी दिल्ली में वो अपना अलग बजट बनाते हैं। तो यह सिस्टम 1919 ईस्वी में कर दिया गया था। अभी भी यही सिस्टम चल रहा है। 1919 ईस्वी में यह सिस्टम आया था। तीसरा बात आप लोगों को याद रखना है कि 1909 के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। 1909 ईस्वी में जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता था, इसमें संप्रदाय के आधार पर चुनाव कराया जाता था, यानी कि जहाँ से मुस्लिम है वहाँ से जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम को ही मुस्लिम वोट देगा। या मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जहाँ पर मुस्लिम होगा वहाँ पर मुस्लिम ही खड़ा होगा। अभी ये सिस्टम नहीं चलता है कि जहाँ पर मुस्लिम होगा वहाँ मुस्लिम ही खड़ा होगा। ये 1919 ईस्वी का अधिनियम 1909 ईस्वी का अधिनियम मार्ले मिंटो अधिनियम में सिस्टम किया गया था कि जहाँ मुस्लिम होगा वहाँ, जहाँ मुस्लिम की संख्या ज़्यादा होगा वहाँ मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम को ही वोट देगा। अदर कास्ट के जो होगा वे ना तो खड़ा होगा ना ही वोट वो देगा। ऐसा सिस्टम 1909 ईस्वी में लाया था। इसको और बढ़ाया 1919 ईस्वी के अधिनियम में क्या किया कि जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ मुस्लिम खड़ा होगा और मुस्लिम ही वोट देगा। जहाँ ईसाई बहुल क्षेत्र है 1909 ईस्वी में ईसाई के बारे में जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन 1919 ईस्वी अधिनियम तक ईसाई का भी जिक्र किया कि ईसाई बहुल क्षेत्र में ईसाई ही खड़ा होगा, क्योंकि अंग्रेज ईसाई थे और ईसाई को ही वोट देगा। सिख बहुल क्षेत्र में सिख ही खड़ा होगा, सिख को ही वोट देगा। और यूरोपीय बहुल क्षेत्र में यूरोपीय खड़ा होगा, यूरोपीय को ही वोट देगा। एंग्लो बहुल क्षेत्र में एंग्लो खड़ा होगा, एंग्लो को ही वोट देगा। हिंदू के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि हिंदू को जनरल में रखा था। हिंदू कहीं से खड़ा हो सकता है, कहीं से वोट दे सकता है। लेकिन ये 4-5 को बढ़ाया। कौन ईसाई को बढ़ा दिया। ईसाई बहुल क्षेत्र में ईसाई ही खड़ा होगा और ईसाई को ही वोट देगा। यूरोपीय हो गया, उसके बाद एंग्लो इंडियन हो गया, ईसाई हो गया, सिख हो गया। तो ये सभी को बढ़ाए गए हैं, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र में बढ़ोतरी किया गया। 9 में था सिर्फ मुसलमान के बारे में और इसमें तो बढ़ाया गया। सिख को भी शामिल कर लिया गया, यूरोपीय को भी शामिल कर लिया गया, उसके बाद ईसाई को भी शामिल कर लिया गया, एंग्लो को भी शामिल कर लिया गया और यूरोपीय को भी शामिल किया गया इसमें कि जहाँ यूरोपीय है वहाँ यूरोपीय ही खड़ा होगा, यूरोपीय को ही वोट देगा। दूसरा ना तो खड़ा होगा ना उसको वोट देगा। ऐसा सिस्टम 1919 ईस्वी के अधिनियम तक अंग्रेज ने किया था। और 1919 ईस्वी के अधिनियम तक वैधानिक आयोग बनाया था, यानी कि एक आयोग बनाया था और ये आयोग का काम था कि हर 10 साल पर वो लंदन से आएगा, ब्रिटेन से आएगा और भारत में जो ये अधिनियम लाया है 1919 ईस्वी का अधिनियम, इसकी समीक्षा करेगा, यानी कि ये सही तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 1919 ईस्वी का अधिनियम में बोला था कि हर 10 साल पर एक बार लंदन से यानी कि ब्रिटेन से एक आदमी आएगा, एक कमेटी आएगा। वो कमेटी भारत में समीक्षा करेगा, देखेगा कि यह अधिनियम सही है कि नहीं है। यानी 1919 ईस्वी हम लोग 10 जोड़ते हैं तो 1929 ईस्वी में होता है। 1929 ईस्वी में एक कमेटी आना चाहिए, लेकिन एक साल पहले ही एक कमेटी आ गया। 1929 ईस्वी में एक कमेटी आना चाहिए, लेकिन एक साल पहले ही कमेटी आ गया। कौन कमेटी आया? उसका नाम था साइमन कमीशन। तो परीक्षा में पूछता है कि साइमन कमीशन जो आया था किस अधिनियम की जांच करने के लिए आया था, किस अधिनियम की जांच करने के लिए आया था? तो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के जांच करने के लिए आया था। लेकिन वो
और ये भी रूल बनाया गया था कि उस कमेटी में भारतीय लोग भी होना चाहिए। लेकिन 1919 ईस्वी के बाद 1928 ईस्वी जो कमेटी आया, एक साल पहले आ गया था, 29 मानना चाहिए लेकिन 28 में ही कमेटी आ गया, साइमन कमीशन। उसमें सारा का सारा अंग्रेज था और सभी अंग्रेज जो है ना उजला ड्रेस पहने हुए थे। इसलिए इस कमेटी के नाम, साइमन कमेटी के नाम व्हाइट मैन कमेटी बोलते हैं, क्योंकि सब गोरे गोरे लोग थे, उजला ड्रेस पहने हुए थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमेटी भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को देखा तो लाला लाजपत राय इसका विरोध करने लगा। लाला लाजपत राय उसमें लाहौर में था और ये साइमन कमीशन का विरोध करने लगा कि हम साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सारा का सारा अंग्रेज था। साइमन कमीशन तो वापस जाओ। साइमन कमीशन आया किस लिए था, तो वे भारत में वे 1919 ईस्वी के जो अधिनियम था उसकी समीक्षा करने के लिए आया था और उसमें एक भी भारतीय था नहीं। तो लाला लाजपत राय को अच्छा नहीं लगा और ये उसका विरोध करने लगा, तुम वापस जाओ, तुम यहाँ से जाओ। साइमन कमीशन गो बैक का नारा दे दिया ये लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन गो बैक, यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ। अब उसी में से था एक अंग्रेज, उस अंग्रेज ने लाला लाजपत राय को लाठी मार दिया। उस अंग्रेज का नाम था जेम्स स्कॉट। अब जेम्स स्कॉट नामक अंग्रेज ने उसको लाठी मार दिया और उसकी मौत हो गई। तो कुछ दिन के बाद 1928 में लाठी मारा था, 1928 में शायद नवंबर के आसपास, दीपावली के आसपास नवंबर में इनकी मृत्यु हो गई लाला लाजपत राय की। किस कमीशन के विरोध करने के लिए, साइमन कमीशन के विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो जब साइमन कमीशन का पूरा भारत में विरोध होने लगा तो उस समय में भारत के राज सचिव थे बिरकेनहेड। अब बिरकेनहेड ने भारतीयों को, जितना भी भारतीय नेता थे उस समय के, सभी को चैलेंज देना शुरू कर दिया कि ठीक है हम इस साइमन कमीशन को हम वापस ले लेते हैं, साइमन कमीशन जो रिपोर्ट पेश किया है उसको हम वापस ले लेते हैं। तो आप लोग के पास अगर इतना ही नॉलेज है कि आप लोग भारत को चला लीजिएगा तो पहले एक संविधान बना के दिखाइए, उसके बाद हम भारत को आज़ाद कर देंगे। ऐसा चैलेंज दे दिया बिरकेनहेड भारतीयों को। अब सभी भारतीय मिल करके एक बैठक बिठाया, दिल्ली में एक बैठक बुलाया, कहा ठीक है हम लोग अपना संविधान बनाएंगे। अब इस काम की जिम्मेदारी दिया उस समय मोतीलाल नेहरू, थोड़ा पढ़े लिखे अच्छा इंसान थे, वकालत पढ़े थे, महात्मा गांधी भी वकालत पढ़े थे। तो ये सभी मिल करके संविधान बनाने का सोचा और इसका जिम्मेदारी दिया नेहरू को। अब नेहरू कहा ठीक है हम संविधान बनाएंगे। नेहरू 8 व्यक्ति थे, नेहरू थे और 7 व्यक्ति थे, टोटल मिला के 8 व्यक्ति थे। ये 8 व्यक्ति मिलकर, सुभाष चंद्र बोस भी उसमें थे और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बाप था मोतीलाल नेहरू। अब मोतीलाल नेहरू को यह जिम्मेदारी दिया भारत के संविधान बनाने को बिरकेनहेड के चैलेंज पर। अब मोतीलाल नेहरू क्या किया, 2 महीना में भारत के संविधान बनाकर लाया उधर से एक पेज में। अब एक पेज में लाया बना करके संविधान और सबको, जितना भी थे सभी व्यक्ति को दिखाया। उस समय के जितना भी बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े दल थे, सभी दल को दिखाया कि देखो हम संविधान बना के लाए। अब मोतीलाल नेहरू के बेटा थे जवाहरलाल नेहरू, वे कहा अरे ये मेरे बाप ये क्या करके लाया है, एक पेज में संविधान होता है, इतना बड़ा देश को चलाने के लिए एक पेज में संविधान बनता है। तो मोतीलाल नेहरू के जो बेटा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों उसको नहीं माना का ये फिर एक पेज में कोई संविधान होता है। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, जो मुस्लिम लीग के नेता थे अली जिन्ना, वो भी इसको इनकार कर दिया। वे कहा कि ये थोड़ी संविधान होता है, हम अपना संविधान बना के लाएंगे। तो वो 14 सूत्री प्रस्ताव, 14 को एक पेज पर 14 को बात वो भी लिख के लाया मोहम्मद अली जिन्ना, उसको 14 सूत्री प्रस्ताव बोलते हैं। इधर से मोतीलाल नेहरू अपना रिपोर्ट पेश किया, जैसे नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। तो परीक्षा में पूछेगा कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था, तो 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन कब आया था, तो 1928 ईस्वी में आया था। नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव कब पेश किया था, तो ये भी 1928 ईस्वी में पेश किया था। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मिलकर के अलग संविधान लिख के लाया, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंट लीग कहते हैं। अब इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, परीक्षा में पूछेगा इंडियन इंडिपेंडेंट लीग किसने बनाया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिल करके बनाया था इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। इधर मोतीलाल नेहरू एक पेज में एक संविधान लिख के लाया था, सब इनकार कर दिया। अब बिरकेनहेड ने कहा कि तुम बोला था कि हम भारत को संभालेंगे, एक संविधान नहीं बना पाया, तुम कौन सा वकील है, तुम कहाँ से पढ़ के आया है, एक संविधान नहीं, अपने देश को चलाने के लिए एक संविधान नहीं बना पाया, तुम लोग बोलता है कि हम देश को संभालेंगे। क्या देश को संभालेगा तुम लोग,
तो ये नेहरू रिपोर्ट फेल कर गया। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट में लिखा क्या था, ये थोड़ा सा हम आप लोगों को बात बता देते हैं। नेहरू रिपोर्ट में लिखा था कि भारत को एक अधिराज बनाएंगे। इंग्लिश में बोले तो भारत एक डोमिनियन स्टेट होगा, ये बात उसमें लिखा था नेहरू रिपोर्ट में। अब डोमिनियन स्टेट का क्या मतलब होता है, थोड़ा ये भी जान लीजिए। परीक्षा में कई बार पूछता है कि नेहरू रिपोर्ट में क्या लिखा था। नेहरू रिपोर्ट में लिखा था डोमिनियन स्टेट के बारे में चर्चा लिखा था। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि भारत पर जो शासन करेगा वह भारतीय ही करेगा, यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट में जो संविधान में जो बना के लाया था उस पर लिखा था कि भारत पर शासन करेगा भारतीय, लेकिन इसका हेड यानी कि जो हेड होगा वह ब्रिटेन के राजा होंगे। यानी कि भारत कहने के लिए भारतीय होगा, लेकिन इसका जो हेड होगा वे ब्रिटेन के राजा होंगे। या जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में जो सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया में अभी वर्तमान में जो सिस्टम है कि ऑस्ट्रेलिया में जितना भी काम होता है वो ऑस्ट्रेलिया के रूल रेगुलेशन से होता है, लेकिन कहने के लिए है ऑस्ट्रेलिया के राजा ब्रिटेन के राजा, दोनों सेम है। वैसे ही भारत का राजा होता अभी भारतीय का होता, लेकिन भारत पर जो शासन होता वो ब्रिटेन के राजा वो भी करता, मेन चीज़ को वो अपने हाथ में लेके रहता। इसी को बोलते हैं डोमिनियन स्टेट। तो इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू और जितना भी दल थे वे लगभग में सभी दल इसको इग्नोर कर दिए थे, यानी कि इसको बोला ये अच्छा नहीं है। तो नेहरू रिपोर्ट किसने लाया था, तो नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे वे मोतीलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू थे, वही नेहरू रिपोर्ट को बनाया था, लेकिन जितना भी लगभग में दल थे इसको पसंद नहीं आया। तो इसी के विपक्ष में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 बात लिख के बोला ऐसा संविधान होना चाहिए, वो भी हट गया, उसका भी बात नहीं चला। उसके बाद तो बिजली भाग गया। अभी इसी अधिनियम के तहत 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत ही भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो इतना बात को आप लोग 1919 ईस्वी अधिनियम से याद रखना है। एक बार फिर से हम लोग रिवाइजन कर लेते हैं। पहला बात कि केंद्र में 2 सदन बनाया, एक राज्य परिषद जिसे राज्यसभा बोलते हैं, दूसरा केंद्रीय विधानसभा जिसे लोकसभा बोलते हैं। दूसरा बात कि राज्य में द्वैध शासन की शुरुआत किया। तीसरा बात कि इसमें जो गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद था उसमें 6 सदस्य होते थे, जिसमें 3 भारतीय होता था। चौथा बात कि सांप्रदायिक निर्वाचन को इसमें बढ़ाया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन में ईसाई को भी शामिल कर लिया गया, यूरोपीय को भी शामिल कर लिया गया, सिख को भी शामिल कर लिया गया और उसके बाद एंग्लो इंडियन को भी शामिल कर लिया गया। चौथा बात इसमें एक विधायी आयोग की स्थापना किया गया जो हर 10 साल पर भारत आता और अधिनियम की समीक्षा करता। इसी 1919 अधिनियम की समीक्षा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। लाला लाजपत राय को चोट लगा लाहौर में, जेम्स स्कॉट नामक अंग्रेज ने इसको मारा था और इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो आज इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में 1935 ईस्वी अधिनियम को डिटेल से समझेंगे। हमारा जितना भी वीडियो आता है तो आप लोग देखते होंगे नाइट में भी आता है। नाइट में इसलिए आता है क्योंकि हम ड्यूटी जो करते हैं तो हम लोग का ड्यूटी का रोस्टर टाइम है दिन में सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, इसलिए दिन को समय नहीं मिल पाता है ड्यूटी के दौरान इसलिए मेरा जितना वीडियो आता है वो रात में आता है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए।